यहाँ पर एक नई सीरीज इंडियन कानून जिसमें हम ब्रिटिश इंडिया में आने वाले जो एक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट्स लाए गए, जिनकी शुरुआत 1773 में हुई। और उसी के बाद आप यहाँ पर एक तरीके से जो कंपनी का रूल है उसे भारत में खत्म होता हुआ देखेंगे, क्राउन रूल आते देखेंगे। और क्राउन रूल के आने के साथ ही कैसे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ रास्ता जाता है। ये पर्टिकुलर जो सीरीज है, ये पर्टिकुलर जो वन शॉट वीडियो है, इसमें हम 1773 से 1909 तक के एक्ट को कवर करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप अपनी प्रिपरेशन के किसी भी छोर पर मौजूद हो, आप बिगनर हैं या फिर आने वाले प्रीलिम्स के लिए आपको रिवीजन ही क्यों ना करना हो, आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली वीडियो रहेगी। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं और हम शुरुआत करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से। भारत के इतिहास में मॉडर्न पीरियड में जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, तब आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे एक्ट्स जो हैं वो आए हैं और उनमें से एक रेगुलेटिंग एक्ट भी है। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट के आने के पीछे का कारण क्या है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन से कारण थे जो इस एक्ट को पुश करते हैं। उसके बाद हम इसके प्रोविजंस डिस्कस करेंगे और फिर हम इसको एनालाइज करके समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक्ट के अंडर ग्राउंड रियलिटी, मतलब प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर किस प्रकार की चीजें हो रही थी। सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बात थोड़ी सी पुरानी है, यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो आपने देखा कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने यहाँ पे ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाया और इसके तहत धीरे धीरे करके कंपनी की जो पावर्स थी उसका फैलाव बंगाल से शुरू कर दिया। हम ये भी जानते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स थे, जितने भी एम्प्लॉयज थे, उनको कंपनी अच्छा पे तो नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को प्राइवेट ट्रेड की आज़ादी थी। यानी वो कंपनी के नाम से भारत आ तो सकते हैं, पर इसके साथ साथ वो यहाँ पे अपना खुद का पर्सनल प्राइवेट ट्रेड भी सेटअप कर सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आने वाला जो ट्रेड है उसकी पूरी जानकारी ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को हुआ करती थी, लेकिन प्राइवेट ट्रेड जैसे राइट्स यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉयज को नहीं थे। यानी ये एक प्रकार का करप्शन था। प्राइवेट ट्रेड में जितना भी पैसा कंपनी के एम्प्लॉयज यहाँ पे कमाया करते थे वो सब कुछ उनकी पॉकेट में जाता था। उसका कोई भी परसेंट, कोई भी हिस्सा यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन को नहीं मिलता था, या फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी जो डिविडेंड जाता था ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट में, वो पैसा वहां भी काउंट नहीं होता। तो ये सारा पैसा इनकी जेब में जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वन ऑफ देम, जो इसी प्रकार का प्राइवेट ट्रेड किया करता था। ये लोग प्राइवेट ट्रेड के जरिए जितना भी पैसा कमाते थे वो सारा का सारा पैसा वो ब्रिटेन में, लंदन में जाके छुट्टियां बिताने में खर्च कर दिया करते थे और इसी तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से ऑब्वियसली उनकी लाइफ चल रही थी। उनको नबोब कहा जाता था। ब्रिटेन में उनको नबोब नाम दिया जाने लगा, नवाब की तरह जीने वाले ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज। लेकिन ये जो कहानी है, ये जो सारी स्टोरी है, ये जो सीक्रेटली सब कुछ चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ऐसा नहीं रहने वाला। अब भांडा तो फूटेगा ही, ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी सारी की सारी खबर ब्रिटिश पार्लियामेंट को पहुँचेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठ गया। कंपनी कुछ भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। 1769 तक आते आते कंपनी जो है वो बहुत घाटे में चली गई थी। लगभग यहाँ पर 6 मिलियन पाउंड्स का डेप्ट में कंपनी है। बैंकरप्ट की सिचुएशन आ गई है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। पर उसके बावजूद भी कंपनी ने यहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स के लिए 12.5% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं ये वो हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, लेकिन कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक्चुअल ओनर्स होते हैं।
उन्होंने यहाँ कंपनी में अपना कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ परसेंट इन शेयर होल्डर्स को मिलता है। 1769 में 12.5% डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, जबकि कंपनी घाटे में चल रही थी। और कुछ ही समय के बाद यहाँ पे कंपनी ने ब्रिटेन में एक बहुत बड़े बैंक से लगभग 1 मिलियन पाउंड का लोन भी मांगा। अब ये सारी की सारी खबर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंच गई। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था ही कि अगर यहाँ कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं वो जेब भर भर के पैसा लेकर आ रहे हैं तो कंपनी घाटे में कैसे जा सकती है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और तभी यहाँ पे एक सीक्रेट कमेटी बैठाई गई। इस सीक्रेट कमेटी को ये पता करना था कि कंपनी के एम्प्लॉयज इतना मालामाल कैसे हैं जबकि कंपनी घाटे में जा रही है, लोन मांग रही है। और इस सीक्रेट कमेटी ने जल्द ही अपनी रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट में ये पता चला कि कंपनी के एम्प्लॉयज का अपना प्राइवेट ट्रेड चलता है जिससे ये पैसा कमाते हैं, विच वॉज इलीगल, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और तभी यहाँ पे फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि इतने सालों से कंपनी के एम्प्लॉयज करप्शन करते आ रहे थे और उसकी कोई जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं है। इतने सालों से कंपनी भारत से ट्रेड कर रही है, दूसरी ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रही है, लेकिन कंपनी को रेगुलेट एक बार भी नहीं किया गया। उसको यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में बांधने की कोशिश कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नहीं की। पर अब बारी थी कंपनी को रूल्स के दायरे में बांधने की, क्योंकि अब ये सारे के सारे सीक्रेट्स जो है ये सामने आ गए थे। एंड फाइनली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इंट्रोड्यूस किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट वैसे तो एक चार्टर एक्ट था जो कि कंपनी के भारत में और कितने साल बाकी हैं एज ट्रेडिंग कंपनी वो डिसाइड करता था, लेकिन क्योंकि इस चार्टर एक्ट में कुछ ऐसे भी पॉइंट शामिल थे जो कंपनी को रेगुलेट करने वाले थे, इसी वजह से ये एक्ट पॉपुलरली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहलाया। रॉबर्ट क्लाइव भी इस पूरी यहाँ पे जो भी चीज़ें, जो भी सीक्रेट्स खुल गए थे, पर्दे खुल गए थे, इसमें फंस गए और उनके ऊपर लंदन में केस भी चला। वो उस केस को नहीं जीत पाए, इसी वजह से 1772 में रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया था। जब रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन में है तो उनके पीछे से बंगाल की कमान संभाली एज गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने। तो वॉरेन हेस्टिंग के ही टेन्योर में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आ रहा है। प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहला वार जो इस एक्ट के जरिए किया गया वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर था, क्योंकि डायरेक्टर्स ही वो थे जिन्होंने ये सारे सीक्रेट्स छुपाए हुए थे। अगर हम थोड़ा सा इस एरिया पर फोकस करें तो डायरेक्टर्स को ये कहा गया कि हर साल आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी जिसमें भारत से जुड़ी हुई हर जानकारी होगी रिलेटेड टू, रिगार्डिंग टू रेवेन्यू अफेयर्स, सिविल, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे वो रेवेन्यू से जुड़ी हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आर्मी के बारे में हो, उससे जुड़ी हुई हर जानकारी इस सालाना जारी की जाने वाली रिपोर्ट में दी जानी है। ये यहाँ डायरेक्टर्स को कह दिया गया, एवरीथिंग, हर जानकारी। तो पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट जो है वो इंडियन अफेयर्स जो कंपनी के थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कंट्रोल था ये धीरे धीरे करके आगे आने वाले एक्ट्स के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। कुछ और भी एक दो चीजें थी, जैसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी को मैनेज करने वाले डायरेक्टर्स जो हैं उनके इलेक्शन अपॉइंटमेंट्स हर साल होते थे, लेकिन अब जो भी डायरेक्टर कंपनी का चुना जाएगा वो लगभग 4 साल तक उस पोजीशन को संभालेगा। ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में लगभग 24 मेंबर्स होंगे, 4 साल तक ये अपनी पोजीशन को संभालेंगे। अब आ जाते हैं भारत। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बंगाल एक ऐसी प्रेसिडेंसी थी जहां से ब्रिटिशर्स ने अपने पैर जमाने शुरू किए। बंगाल के गवर्नर उस समय वॉरेन हेस्टिंग थे, जिनको गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ना कि सिर्फ ये, उन्हें एक काउंसिल भी दी गई 4 मेंबर्स की, जो उनको सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंस का काम करेगी। अब यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग का जिक्र रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया है, बकायदा उनका नाम उस एक्ट में मेंशन्ड है, और उनके जो 4 काउंसलर्स थे उनका नाम भी मेंशन्ड है। फिलिप फ्रांसिस पहले, क्लेवरिंग दूसरे, मॉनसोन तीसरे और बारविल चौथे काउंसलर के तौर पर इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बनते हैं। वॉरेन हेस्टिंग को मदद करेंगे। ये जो काउंसलर्स हैं ये 5 साल तक
इस पोजीशन पर बैठेंगे। बाद में चलकर 5 साल के बाद इन्हें राजा ही इनकी पोजीशन से हटा सकते हैं, यानी कि ब्रिटिश क्राउन ही इन काउंसलर्स को इनकी पोजीशन से हटा सकते हैं अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से ऐसा कोई रिकमेंडेशन आता है तो। आगे पहले 5 साल में तो अपॉइंटमेंट इस एक्ट के थ्रू हो रही है, लेकिन आगे चलकर कंपनी ही इस प्रकार के अपॉइंटमेंट्स किया करेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर तय कर दी गई। अब कैसे डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, तो गवर्नर जनरल हैं और यहाँ पे 4 मेंबर्स हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर फाइनल डिसीजन लेना है, तो इन 4 मेंबर्स के बीच में वोटिंग होगी। इन 4 मेंबर्स में जो मेजॉरिटी मेंबर्स कहेंगे वही होगा, लेकिन काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मुद्दों पर ये 2-2 बट जाए, तब दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनको वोट कास्ट करने की परमिशन होगी, राइट होगा, जिसके थ्रू वो इस टाई ब्रेकर को तोड़ पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन था सुप्रीम कोर्ट। ये पर्टिकुलर एक्ट ब्रिटिश क्राउन को एम्पावर करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट भारत में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और 3 जजेस होंगे, यानी कि टोटल 4 आपको यहाँ पे लोग देखने को मिलेंगे। इस कोर्ट को कंस्टिट्यूट किया गया था 1774 में और इसके पहले चीफ जस्टिस बने सर एलिजा एम्पे। इसके साथ साथ चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइडे यहाँ पे 3 जजेस के रूप में आपको इस कोर्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट या इस प्रकार के कोर्ट्स में काम कैसे होता है, जो प्रॉपर जूरी मेंबर्स बैठते हैं, प्रॉपर यहाँ पे एक बेंच बैठती है जिसमें बहुत सारे जजेस होते हैं और जजमेंट जो होता है वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के सामने सुनाया जाता है, यानी कि कोर्ट के अंदर आपको जनता भी मौजूद देखने को मिलेंगी। तो उसी प्रकार से ये जो सुप्रीम कोर्ट था ये काम करता था, ब्रिटिश कस्टम्स पर ही ये काम करता था। इसके साथ साथ ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये ओरिजिनल और एपलेट दोनों कोर्ट के तौर पर काम करेगा, यानी कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो कोर्ट्स है उसमें किसी केस के ऊपर जजमेंट दिया गया जिससे एक व्यक्ति नाखुश है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आके अपील कर सकता है। प्लस ऐसे भी कुछ मुद्दे होंगे जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हर प्रकार के केसेस लेता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो बंगाल में हैं, जो यूरोपियंस हैं, इंडियंस हैं, वो सब बंगाल के जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन, और सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्विस देने वाले एम्प्लॉयज के ऊपर भी कंप्लेन यहाँ पर सुनता है। इसके साथ साथ जो ब्रिटेन का जनता है, कोई भी व्यक्ति है, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कंप्लेन सुना करता था और उस पर जजमेंट भी सुनाया करता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन यहाँ लिया गया। इस पर्टिकुलर रेगुलेटिंग एक्ट में एक और बात थी जिसको ज्यादा साफ तौर पर नहीं कहा गया था, जैसे कि यहाँ पे हम 3 प्रेसिडेंसीज देखते हैं, बॉम्बे, मद्रास और आपका कलकत्ता। अब कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी है वहां के जो गवर्नर थे उनको तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है, लेकिन बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स जो हैं वो उसी सेम पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में ये भी कहा गया था कि कुछ मैटर्स में बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज जो हैं उनके कामों में दखलंदाजी करेगा, लेकिन वो कौन से काम हो सकते हैं इसके ऊपर क्लियर कट जानकारी नहीं दी गई थी। सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस उसकी काउंसिल, दे वर टू सुप्रिटेंड एंड कंट्रोल इन सर्टेन मैटर्स ऑफ ऑब्वियसली बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये कुछ चीजें भी आपको इस एक्ट में देखने को मिलती हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को अगर ग्राउंड लेवल पर असेस करने की कोशिश की जाए तो हमें पता चलता है कि इस एक्ट के प्रोविजंस काफी वेग थे, यानी इसमें क्लियर कट पावर्स की बाउंड्रीज को डिफाइन ही नहीं किया गया था। अगर सबसे पहले मुद्दा हम उठाएं तो हमें ये जो इशू है ये काउंसिल में देखने को मिलता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी काउंसिल, जो 4 मेंबर्स की काउंसिल हमने यहाँ पे पढ़ी थी।
अब 4 मेंबर्स में यहाँ पे फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसोन और बारवेल में से बारवेल सिर्फ इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो वॉरेन हेस्टिंग को बहुत से इश्यूज में सपोर्ट किया करता था। बाकी तीनों का ये मानना था कि वॉरेन हेस्टिंग एक करप्ट आदमी है और इसको कहीं पर भी किसी भी लेवल पर सपोर्ट करना हमारे लिए सही नहीं। वॉरेन हेस्टिंग कंपनी का आदमी है, कंपनी के सारे लोग करप्ट होते हैं, तो हमेशा यहाँ पे 2-3 का रेशियो बना रहता था, 3 मेंबर्स एक साइड और 2 मेंबर्स एक साइड। तो ये जो पूरी काउंसिल है और इनका जो ऑपरेशन था ये बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं था, काम आगे बढ़ ही नहीं पाता था। तो गवर्नर जनरल जो है उसको अपॉइंट तो किया गया है, उसको पावर तो दी गई है, लेकिन काउंसिल कुछ इस प्रकार की है कि वो उसकी पावर्स को पूरी तरह से खींच लेती है, छीन लेती है। उसको वोट कास्ट करने का राइट है, लेकिन तब जब काउंसिल के मेंबर्स जो है उनके बीच में किसी भी मुद्दे पर बराबर वोट बट जाए। अब दूसरा मुद्दा यहां पर उठाते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट। इनके बीच में भी हमेशा इश्यूज रहते थे। कैसे रहते थे उसको समझने की यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की बात तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में की गई है, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फील्ड ऑफ ज्यूरिडिक्शन क्या होगा, कौन कौन से मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुना सकता है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश लॉज के हिसाब से जजमेंट सुनाया करता था और उसके नीचे के जो कोर्ट्स थे, प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं या लोकल कोर्ट्स हैं, वहां पे जजमेंट इंडिया में जो भी रिलीजन्स थे उन रिलीजन्स के जो पर्सनल लॉज थे उसके अकॉर्डिंग सुनाए जाते थे, जैसे हिंदू लॉज या मुस्लिम लॉज। सो देयर वाज नो प्रॉपर अलाइनमेंट। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल काफी बार दखल अंदाजी करता था और इसी तरह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की वर्किंग में सुप्रीम कोर्ट चेक्स लगाने की कोशिश करता। तो इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है इसके बारे में भी इस एक्ट में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं थी। वहीं ये एक्ट ये भी कहता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, वो उनकी वर्किंग्स में इंटरवेन कर सकता है। लेकिन कौन कौन से एरियाज में इंटरवेन कर सकता है और कौन कौन से एरियाज में नहीं, ये भी इस एक्ट में शामिल नहीं था। इसी एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए एक अमेंडिंग एक्ट लाया गया 1781 का। इस एक्ट में बहुत से पॉइंट्स थे जिनको हम वैसे तो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो एक्ट है ये काफ़ी हद तक कुछ ऐसे सप्लीमेंट्री लॉज रेगुलेटिंग एक्ट में ऐड करता है जिससे ये एक्ट काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो इस 1781 के अमेंडिंग एक्ट में ये पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ जजमेंट सुनाता है तो यहाँ कोई भी इंडियन का अगर केस है तो सुप्रीम कोर्ट को उसके रिलीजन और उसके सोशल कस्टम्स की रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे प्रॉपर तरह से जजमेंट देना होगा। ये चीज़ों को भी कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जजमेंट आना चाहिए। हम बात करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। हम जानेंगे वो सर्कमस्टांसेस विच लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट, उसके बाद इसके प्रोविजंस डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि हम इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस प्रकार के नए बदलाव इसमें आगे लाए जा सकते थे। सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द पासिंग ऑफ दिस एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। आइए जानते हैं। तो बात है 1781 की। अब हम जानते ही हैं, हमने पिछले डिस्कशन में यहाँ पे जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 डिस्कस किया था तो देखा था कि कैसे यहाँ पे कंपनी के लोन लिए जाने पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है और वो यहाँ पर एक सीक्रेट कमिटी को अपॉइंट करते हैं। ऐसी ही एक सीक्रेट कमिटी 1781 में भी अपॉइंट की गई थी। एक्चुअल में देयर वर 2 कमिटीज, एक सिलेक्ट कमिटी और दूसरी सीक्रेट कमिटी। जो सिलेक्ट कमिटी थी उसका काम ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट और बंगाल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, गवर्नर के अंडर, गवर्नर जो यहाँ पे बंगाल के थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनके अंडर जो काउंसिल थी और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके बीच के जो रिलेशंस थे उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम सिलेक्ट कमिटी का था। वहीं जब हम सीक्रेट कमिटी की बात करते हैं तो सीक्रेट कमिटी वापस से यहाँ पे सीक्रेट जानकारी हासिल करने के लिए सामने आ रही है। इस दौरान हो ये रहा था कि इंडिया में बहुत सारे वॉर्स चल रहे थे और उनमें से एक एंग्लो मराठा वॉर। ब्रिटिशर्स यहाँ पे पेशवास के साथ एक के बाद एक युद्ध लड़ रहे थे। आपको लगातार 3 एंग्लो मराठा वॉर होते हुए देखने को मिलेंगे।
लेकिन इस दौरान पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ और एक सवाल उठा कि आखिर क्यों? क्योंकि किसी भी वॉर को लड़ते समय ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी रिसोर्सेज भी वेस्ट होती है, जान माल की हानि, और वही यहाँ पर भी हुई। एंग्लो मराठा वॉर खत्म होने के बाद एक बार फिर से कंपनी ने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया। वही 1 मिलियन का लोन, 1 मिलियन यहाँ पे पाउंड्स का लोन जो है वो फिर से अप्लाई कर रहे हैं, और यही ब्रिटिश पार्लियामेंट को मजबूर करती है जानने के लिए कि लोन के पीछे का कारण क्या है, और मराठास के ऊपर अगर अटैक किया गया तो वो कितना वैलिड था। वो सारी चीजें सीक्रेट कमिटी पता करेगी। अब इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की, बहुत ही भारी भरकम रिपोर्ट जो है उसको पार्लियामेंट के सामने रखा, और जैसे ही पार्लियामेंट ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, उन्हें लगा कि एंग्लो मराठा वॉर जो है उसको अवॉइड किया जा सकता था, इतनी रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाया जा सकता था। क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आपने जरूर एंग्लो मराठा वॉर में ये पढ़ा होगा कि एक्चुअल में जो मराठाज में आपके जो भोसले हैं, जो नागपुर कॉन्फेडरेसी है, उस कॉन्फेडरेसी के जो पेशवाज थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए थे। रघुनाथ राव जो थे वो यहाँ पेशवा बनना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने बॉम्बे, जो बॉम्बे हेडक्वार्टर था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उनको यहाँ पे थाने और वसई दे दिया, सालसित और बसाइन, ये दोनों एरियाज दे दिया, और उसके बदले 2500 सोल्जर्स रघुनाथ राव ने ले लिए थे। अब इसकी खबर जब दूसरे लोगों को पड़ी, जैसे कि आपको पेशवास के कोर्ट पे एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी देखने को मिलेगी जिनका नाम था नाना फडणवीस। जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने ऑब्वियसली यहाँ पे कैलकाटा हेडक्वार्टर में कॉल किया, उन्होंने वहां पर उनसे जुड़ने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि सर, आपके बॉम्बे हेडक्वार्टर ने रघुनाथ राव के साथ इस प्रकार की कोई ट्रिटी साइन की है, ट्रिटी ऑफ सूरत साइन की है, उसको नल एंड वॉइड कर दीजिए, और मैं आपको इंश्योर करता हूँ, अश्योरेंस देता हूँ कि मराठास के एम्पायर में अंग्रेजों के अलावा किसी यूरोपियन को मैं घुसने ही नहीं दूंगा। अब कैलकाटा जो काउंसिल थी, कैलकाटा जो हेडक्वार्टर था, उन्होंने बहुत कोशिश की बॉम्बे हेडक्वार्टर को समझाने की कि ट्रिटी ऑफ सूरत को नल एंड वॉइड कर दो और एक नई ट्रिटी ऑफ पुरंदर साइन करो, बट बॉम्बे हेडक्वार्टर वाज नॉट रेडी टू डू दैट। और उसके बाद नाना फडणवीस ने कहा कि क्योंकि आप पिछली ट्रिटी को नल एंड वॉइड नहीं कर पाए, तो अब मैं ये इंश्योर करूंगा कि अंग्रेजों के अलावा हर यूरोपियन मराठा एम्पायर से ट्रेड कर सके। और यही कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ट्रिगर करता है, विच लेड टू फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसको अवॉइड किया जा सकता था, इसमें इस्तेमाल होने वाली रिसोर्सेज को बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यही सारी चीजें जो है उस रिपोर्ट में शामिल थी जो सीक्रेट कमेटी ने पार्लियामेंट के सामने रखी, और यही रिपोर्ट कारण बनती है एक नए बिल का। अब ये जो नया बिल है, इंडिया बिल, सबसे पहले ये नया इंडिया बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस करने का काम फॉक्स और नॉर्थ ने किया था। फॉक्स और नॉर्थ कौन है? तो ब्रिटेन में कोएलिशन गवर्नमेंट थी सेंटर में, एक तरफ फॉक्स की पार्टी थी, दूसरी तरफ नॉर्थ की पार्टी थी। ये दोनों ही पॉलिटिकल लीडर्स के नाम हैं, और ये दोनों ने मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी सेंटर में। इन्होंने इंडिया बिल पेश किया। ये इंडिया बिल जो था, इस इंडिया बिल के अंदर बहुत सारे मेजर्स थे, बहुत सारे प्रोविजंस थे, जिसकी मदद से कंपनी की जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शनिंग है उस पर क्राउन का कंट्रोल और ज्यादा बढ़ सकता था। लेकिन ये जो भी बिल था, इंडिया बिल, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। इसको अपोज किया था पिट्स नाम के एक पॉलिटिकल लीडर ने। कुछ समय के बाद फॉक्स और नॉर्थ की कोएलिशन गवर्नमेंट ब्रिटेन में गिर गई, और उसके बाद पिट्स की सरकार आई 1784 में। जब पिट्स की सरकार आई तो उसने यहाँ पर एक नया अपना ही इंडिया बिल पेश किया। ये इंडिया बिल हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों में ही पास होगा, और यही बिल आपके सामने पिट्स इंडिया एक्ट के रूप में आएगा 1784 का। हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। 1784 के प्रोविजंस जो हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। प्रोविजंस ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो एक्ट था इंडिया बिल, जो कि एक एक्ट के रूप में तब्दील हुआ, ये पॉपुलरली पिट्स इंडिया एक्ट कहलाता है, क्योंकि ऑब्वियसली पिट्स के द्वारा ही इसको प्रपोज किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में।
जब दोनों हाउसेस में ये पास हुआ तब ये एक्ट के रूप में भारत आया। इस एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जब सीक्रेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया तो उसके बाद से ये हलचल पैदा हो गई थी कि कंपनी की पॉलिटिकल फंक्शनिंग पर भी अब क्राउन का कंट्रोल जरूरी है, यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल जरूरी है। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल फंक्शनिंग और कमर्शियल फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो काम हैं। आए तो वो कमर्शियल फंक्शनिंग के लिए ही थे भारत, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे बंगाल में आपके प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने टेरिटोरियल एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे इनकी पॉलिटिकल फंक्शनिंग जो है वो भी भारत में बढ़ने लग गई। पॉलिटिकल फंक्शनिंग जैसे कि यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करना, या फिर यहाँ के इंडियन स्टेट्स जो हैं, रजवाड़े जो हैं, उनके साथ युद्ध लड़ना, उनकी टेरिटरी में एंटर करना, उनको किसी अलायंस में एंट्री करवाना, ये सब पॉलिटिकल फंक्शनिंग में आता है। कमर्शियल फंक्शनिंग में ट्रेड आता है। तो अब पिट्स इंडिया एक्ट ये कहता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल फंक्शनिंग होगी उसको सोलली या फिर उसके ऊपर सोल डिसीजन जो होगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का होगा। लास्ट वीडियो में हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात की थी। डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं। ओके, यहाँ पे आपने शेयर होल्डर वर्ड भी सुना होगा। शेयर होल्डर में मोस्टली कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी में शेयर होल्ड करने वाले, हिस्सेदारी रखने वालों को कहते हैं, और डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी को मैनेज करने वाले होते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटेन में ही बैठते हैं, लंदन में ही बैठते हैं। उन्हीं के बिहाफ पर गवर्नर जनरल बंगाल में अपॉइंटेड होता है, बॉम्बे मद्रास में गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं। तो यहाँ जितनी भी कमर्शियल फंक्शनिंग है, जितने भी डिसीजंस ट्रेड से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड लेने हैं, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अकेले ले सकते हैं। लेकिन जब बात आती है पॉलिटिकल फंक्शनिंग की, जब बात आती है युद्ध लड़ने की, रेवेन्यू कलेक्शन की, भारत के जो रजवाड़े हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, उनके साथ अलायंस बनाने की, या फिर कंपनी में किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करने की, कंपनी के किसी भी व्यक्ति को गवर्नर जनरल या गवर्नर की पोजीशन पर बैठाने की, ये सारे के सारे पॉलिटिकल फंक्शनिंग जो होगी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अकेले नहीं कर सकता। इससे जुड़े हुए डिसीजंस वो अकेले नहीं ले सकते। तो उनको सुपरवाइज करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 6 मेंबर्स का ये ग्रुप होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इनका काम है एक तरीके से पॉलिटिकल फंक्शनिंग में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरवाइज करना। अब मैं सुपरवाइज क्यों कह रही हूं, क्योंकि काफी सारे लर्नर्स और एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि पॉलिटिकल फंक्शनिंग पूरी तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में दे दी गई है। 6 मेंबर्स का ये बोर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, बट ये सच्चाई नहीं है। एक्चुअल में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही पॉलिटिकल फंक्शनिंग करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल फंक्शनिंग जो है, पॉलिटिकल फंक्शनिंग से जुड़े हुए जो भी डिसीजंस हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सुपरविजन के अंडर लिए जाएंगे। जब तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर मोहर नहीं लगा देता, तब तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उस पर आगे कार्रवाई नहीं कर सकते, उसके ऊपर आगे काम नहीं कर सकते। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दो फंक्शनिंग, पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शनिंग को इस तरह से बांट दिया गया। कमर्शियल फंक्शनिंग पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पूरी तरह से खुद अकेले डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल फंक्शनिंग से जुड़े हुए जो भी डिसीजन, जो भी काम होंगे, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सुपरविजन लगेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उनकी परमिशन लगती है। इसमें चाहे नए अपॉइंटमेंट्स ही क्यों ना हो, वो सब पॉलिटिकल फंक्शनिंग में ही आते हैं। इस पर्टिकुलर एक्ट में एक और चीज थी। बंगाल के जो गवर्नर जनरल है, हम ये कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो था उसके पॉइंट्स को बेसिकली रीआइट्रेट किया जा रहा है इस एक्ट में। बंगाल के जो गवर्नर जनरल होंगे उनके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जैसा रेगुलेटिंग एक्ट में भी था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स थे और यहां होंगे 3 मेंबर्स। ऐसा नहीं है कि ये 3 मेंबर्स इस एक्ट का हिस्सा थे, ऐसा लिखा हुआ था कि 3 मेंबर्स होंगे, लेकिन जो 4 मेंबर्स वॉरेन हेस्टिंग को दिए गए थे उनमें से एक मेंबर की मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी नया मेंबर काउंसिल में ऐड करने की कोशिश नहीं की गई और बच गए 3। तो काउंसिल में होंगे 3 मेंबर्स और उन्हीं तीनों मेंबर्स में से एक
ब्रिटिश इंडिया में यहाँ पे जितने भी ब्रिटिशर्स ने इंडियन टेरिटरीज को कैप्चर किया था, वहाँ पे जो भी आर्मी डिप्यूट की गई है, उस आर्मी का कमांडर इन चीफ भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की काउंसिल का हिस्सा होगा। बाकी मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स हैं, उन गवर्नर्स के ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पे पूरी तरह से अपना हक जमा सकता है, यानी कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स बंगाल के अधीन होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे। ये पॉइंट आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भी था और इसको री एम्फसाइज किया जा रहा है इस एक्ट के अंडर। इसके अलावा इस एक्ट में कोई नया एज सच पॉइंट आपको नहीं देखने को मिलता है। कुछ और बातें भी कही गई थी कि अब से काउंसिल में जो मेंबर्स होंगे या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन पे जो व्यक्ति बैठा होगा, वो सिर्फ कोविनेटेड सर्वेंट्स होंगे जिनको अपॉइंट किया जाएगा इस पोजीशन पर। ऐसे ही किसी को यहाँ पे इस जगह पे इस पोजीशन पर नहीं बैठाया जाएगा। ये पहले से कंपनी के कोविनेटेड सर्वेंट्स होने चाहिए। ऑब्जर्वेशंस ऑन द एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ने बहुत सारे बदलाव लाए। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में था, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर ये आ रहा है कि इंग्लैंड में एक अलग से डिपार्टमेंट आ रहा है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहलाता है और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है पॉलिटिकल फंक्शनिंग में। यही नहीं, इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें भी मेंबर्स को घटते हुए हमने देखा। उसमें 3 मेंबर्स होंगे और 3 मेंबर्स में से एक मेंबर कमांडर इन चीफ होगा। ये जो स्ट्रक्चर हमें गवर्नर जनरल की काउंसिल में नजर आता है, इसी को बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स की काउंसिल में भी इंट्रोड्यूस किया गया। इस पर्टिकुलर एक्ट की एक और खास बात थी, पहली बार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैप्चर की गई टेरिटरीज जो भारत में थी, उनको ब्रिटिश पोजेशन कहा गया। ये पहली बार हो रहा है, ब्रिटिश पोजेशन कहा जा रहा है कि ये जो भी टेरिटरी यहाँ पर कैप्चर की जा रही है कंपनी के द्वारा, ये ब्रिटिश पोजेशन होगी। और ये भी कहा गया कि भारत में यहाँ पे वॉर लड़ना जो है उसके पीछे की पॉलिसी सिर्फ कोई अग्रेसिव पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर किसी भी स्टेट के साथ युद्ध लड़ते हैं तो वी शुड ट्राई टू कंक्लूड दैट वॉर थ्रू सम ट्रिटी। किसी भी इंडियन स्टेट के साथ अगर युद्ध लड़ा जा रहा है तो उसको एक ट्रिटी के साथ हमें यहाँ पे कंक्लूड करना होगा। वो जो ट्रिटी है वो दोनों की बातों को माने, उस ट्रिटी में दोनों के पॉइंट्स को रखा जाए, उस पर अग्री किया जाए, इस पर भी हमें ध्यान देना है। तो ये कुछ पॉइंट्स और ऑब्जर्वेशंस इस एक्ट की हमें नजर आती है। चार्टर एक्ट आएगा 1793 का, तो उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 के चार्टर एक्ट के बीच एक और एक्ट आया है, और वो भी कॉर्नवालिस के कहने पर। देखते हैं कि किस प्रकार का एक्ट था और कॉर्नवालिस कौन है। उसी के बाद 1793 के एक्ट को एनालाइज करेंगे। एक्ट ऑफ 1786, जैसे हम पिट्स इंडिया एक्ट को जानते ही हैं कि उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर्स के बारे में बात की गई है और उन 3 मेंबर्स में भी एक कमांडर इन चीफ होगा। सो बेसिकली जब कॉर्नवालिस यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने तो उन्होंने डिमांड की कि मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन तो संभालूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कमांडर इन चीफ की पोजीशन भी चाहिए। और इसी वजह से ये कुछ चेंजेस थे जो कि 84 के पिट्स इंडिया एक्ट में लाने के लिए 1786 का एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ना कि सिर्फ ये, इवन यहाँ पे कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल की पोजीशन तो संभालेंगे ही, लेकिन उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके द्वारा लिए गए डिसीजंस को भी वो ओवररूल कर सकते थे। चार्टर एक्ट्स, ये एक इस प्रकार का एक्ट है जो कि बेसिकली कंपनी की जो पावर्स है इंडिया में, जिस प्रकार से वो कमर्शियल एक्टिविटीज इंडिया में कर रही हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कर रही है, उसको रीन्यू करता है चार्टर एक्ट। एक प्रकार का फरमान, एक प्रकार की परमिशन। तो ये हर 20 साल में आता था। हमने यहाँ पे 1773 में चार्टर एक्ट आते हुए देखा और उसके बाद 1793 में चार्टर एक्ट आ रहा है। ये एक्ट कहता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में और 20 सालों तक अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज जारी रख सकती हैं। इस एक्ट में कुछ और भी पॉइंट्स थे, जैसे कि अगर यहाँ पे कंपनी की बात करें तो कंपनी साल में जितना भी मुनाफा कमाएगी उसमें से कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे दी,
अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दे दिए। इन सबको हटा के जो भी पैसा कंपनी के पास बचेगा उसमें से 5 लाख पॉन्ड्स यहां कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी देने पड़ेंगे। ये चार्टर एक्ट तो इवन ये भी कहता था कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट या ब्रिटिश इंडिया में तैनात है वो बिना ब्रिटिश पार्लियामेंट की इजाजत के, बिना उसके अप्रूवल के भारत को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर ऐसा किया गया तो वो रेजिग्नेशन के बराबर माना जाएगा। अब हम जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव कैसे यहाँ पर प्राइवेट ट्रेड करता था, पैसा कमाता था और उसके बाद ब्रिटेन में छुट्टियां मनाने के लिए चला जाता था। तो इन्हीं सारी चीजों को रोकने के लिए अब यहां पर कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय भारत को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना छोड़कर नहीं जा सकता। ना कि सिर्फ ये, इवन जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में या ब्रिटिश इंडिया में, जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या फिर मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स, इन सभी का जो अपॉइंटमेंट्स है वो भी कंपनी अकेले नहीं कर सकती। वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही तय हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। एक बहुत बड़ा फेरबदल जो इस चार्टर एक्ट में आया था वो था कंपनी ट्रेड। अब ये क्या चीज है? थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएं तो आपको याद होगा कि कंपनी के एम्प्लॉयज को कंपनी अच्छा पे नहीं करती थी, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉयज को अपना प्राइवेट ट्रेड सेटअप करने के राइट्स थे। लेकिन इन सारी चीजों की जानकारी ब्रिटिश क्राउन को नहीं थी। जैसे ही ब्रिटिश क्राउन को पता चला कि कंपनी के एम्प्लॉयज अपना ट्रेड करके चलते हैं और इसकी कोई जानकारी या इसका प्रॉफिट का कोई भी शेयर ब्रिटिश क्राउन को नहीं मिलता, तभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया था। पर अब ऐसा लग रहा है मानो ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी ये समझ आ गया है कि इस प्रकार के इंडिविजुअल ट्रेड्स जो है वो काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इसीलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1793 कहता है कि अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे तो अपनी एम्प्लॉयज जो है, उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज है, उनको कंपनी ट्रेड, कंट्री ट्रेड करने के राइट्स दे सकते हैं। ना व्हाट इज कंट्री ट्रेड? कंट्री ट्रेड मतलब यहाँ पे जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपना एक ट्रेड सेटअप कर सकते हैं दो कंट्रीज के बीच में, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में। अब आपने चाय का ट्रेड जरूर सुना होगा जो चाइना से होता था। ओपियम के बदले भारत से ओपियम जाता था और चाइना से चाय आती थी। ये ट्रेड कंपनी के नाम से सेटअप नहीं हुआ था, बल्कि कंपनी के इंडिविजुअल्स, एम्प्लॉयज जो है, उन्होंने इस ट्रेड को सेटअप किया था। इस चार्टर एक्ट में एक और चीज थी जो बहुत बड़ी थी और बहुत बड़ा बदलाव थी। ये वो समय है जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन पे थे। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जुडिशरी की बात करें तो यू विल फाइंड कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते थे वो यहाँ सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों के ऊपर ही सुनवाई करते थे। सिविल केसेस मोस्टली रेवेन्यू से जुड़े होते थे कि मान लीजिए किसी किसान ने समय पर टैक्स नहीं दिया, उसकी जमीन को जब्त कर लेना, इस प्रकार की चीजें। नाउ द थिंग इज, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो खुद ही रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। अब सोचने की बात यह है कि अगर उसी के ऊपर कोई केस आया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ और उसी को जजमेंट देना है, क्योंकि उस समय जुडिशियल राइट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ही हाथ में होते थे, तो क्या वो अपने आप को उतनी ही सजा देगा जिसका वो हकदार है? ऑब्वियसली नॉट। इसी वजह से कॉर्नवालिस को लगा कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशरी से अलग किया जाना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे उनके हाथ से जुडिशियल पावर्स को छीन लिया गया था। इसको कॉर्नवालिस कोड भी कहते हैं। इसे हम एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इस चार्टर एक्ट में क्या किया गया? माल अदालतें जो है उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ऐसी अदालतें जिसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई चीजों पर सुनवाई होती थी और जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिया करता था। ये पर्टिकुलर एक्ट ये भी कहता था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो आपको ब्रिटेन में देखने को मिलता है, जिसमें लगभग आपको 6 मेंबर्स देखने को मिलेंगे जो नॉर्मली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरवाइज करते थे, उनकी जो सैलरी होगी वो भी इंडियन रेवेन्यू में से ही कटेगी। बेसिकली इस तरह की जो सैलरी वगैरह होती थी, पेंशन्स जो होती थी, जो इंडियन रेवेन्यू में से कटती थी, उनको होम चार्जेस कहते हैं। इसका विरोध आगे चलकर दादा भाई नौरोजी और गांधी जी जैसे लीडर्स भी करेंगे। तो लगभग यही चीज 1919 तक चलती रहेगी। इंडियन रेवेन्यू से पेंशन सैलरी कटना, वो भी उन लोगों की जो कि भारत में है भी नहीं। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, जैसे कि हम जानते हैं कि हर 20 साल में यहाँ पे चार्टर एक्ट्स आ रहे हैं। लास्ट चार्टर एक्ट हमने 1793 का डिस्कस किया था और अब 20 साल बाद 1813 का चार्टर एक्ट। ये काफी कमाल का एक्ट है क्योंकि इसी एक्ट से ये साबित हो जाएगा कि कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट
कंपनी को अपने रास्ते से हटाना चाह रही है और धीरे धीरे करके भारत में अपना बेस जो है वो डेवलप करना चाह रही है कंपनी के ही सहारे। सो लेट्स सी इस एक्ट में क्या खास था। चार्टर एक्ट्स हर 20 साल में आते थे और वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल राइट्स भारत में कितने साल के लिए रहेंगे उसको बताते थे। लेकिन ये जो चार्टर एक्ट था इसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली जो भारत में थी, ट्रेड करने में जो उसे मिली हुई थी, उसको खत्म कर दिया। हालांकि उनकी मोनोपोली चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा है और चाय में जो ट्रेड हो रहा है उसमें बरकरार रहेगी। अब हमें जानना यह है कि ऐसा क्यों हुआ। आप जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे हाथ है नेपोलियन बोनापार्टे का। हाँ, वही जो अपने आप को फ्रांस का कंसोल जनरल बताता था। लेकिन कैसे? फ्रेंच रेवोल्यूशन के खत्म होने के साथ साथ नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को फ्रांस का कंसोल जनरल बताया। नाउ द थिंग इज कि उसे लगा कि यूरोप में अगर पावर्स को बैलेंस करना है तो ब्रिटेन जैसी कंट्री को पीछे छोड़ना होगा। और ब्रिटेन तो मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरह से स्ट्रांग था। मिलिट्रीली उनको कमजोर करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अगर इकोनॉमिकली कमजोर करेंगे तो मिलिट्री पर भी उसका असर पड़ेगा। अब यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश थे जो ब्रिटेन से गुड्स इंपोर्ट किया करते थे, तो ब्रिटेन एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था और उससे उनकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होता था। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्टे ने उन सभी देशों को जो ब्रिटेन से इंपोर्ट्स किया करते थे उन्हें प्रॉमिस किया कि अगर वो ब्रिटेन के साथ टाइज तोड़ देते हैं तो नेपोलियन बोनापार्टे उनकी सारी डिमांड्स को पूरा करेगा, यानी ब्रिटेन की बजाय फ्रांस से वो इंपोर्ट्स कर सकते हैं। यही था कॉन्टिनेंटल सिस्टम। इसमें बहुत सारे देश फंसे जैसे कि रशिया। ये पूरा सिस्टम पूरी तरीके से फेल होने वाला है क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे इन सारे देशों की डिमांड्स को पूरा कर ही नहीं पाया। धीरे धीरे करके वही देश जिन्होंने ब्रिटेन से टाइज तोड़े थे वही ब्रिटेन के साथ अलायंस में एंटर होते चले गए और ये था एक तरीके से खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना। आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्टे को ये चीज काफी महंगी भी पड़ने वाली है, लेकिन कुछ ही समय के लिए सही, पर ब्रिटेन जो है उसको कस्टमर्स मिलने बंद हो गए थे। ब्रिटेन के फैक्ट्री ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इस डर में आ गए थे कि अगर उनका सामान नहीं बिका तो क्या होगा। इसीलिए वहां के फैक्ट्री ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि हम हमारे गुड्स इंडिया के मार्केट्स में बेचना चाहते हैं और उसके लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी राइट्स हैं, जो भी यहाँ पे मोनोपोली है, उसको खत्म करना पड़ेगा। एंड ऐसा ही हुआ। इंडिया के साथ जो ट्रेड चल रहा था उसमें मोनोपोली को खत्म कर दिया गया चार्टर एक्ट 1813 के चलते। लेकिन याद रखिएगा, चाइना के साथ जो ट्रेड है और चाय में जो ट्रेड है उसमें अभी भी मोनोपोली, एकाधिकार बरकरार रहेगा। इस चार्टर एक्ट में कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको जो कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जाता था उसे भी कम कर दिया गया। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखते आए हैं तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट 12.5% जो है उसका डिविडेंड तब भी दे रही थी जब वो लॉस में थी, लेकिन ये चार्टर एक्ट उसको कम कर देता है, उसको 10.5% पे ले आता है, यानी 10.5%। अब शेयर होल्डर्स जो है वो भी इसको अपोज करेंगे। कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी एक प्रकार से अपोज किया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन ने विदाउट प्रेजुडिस इसको यहां सेटल डाउन करने के लिए कंपनी को और 20 सालों के लिए भारत में कमर्शियल एक्टिविटीज और जो भी लैंड वो कंट्रोल कर रहे थे उसको कंट्रोल करने की ऑब्वियसली आजादी दी। ये विदाउट प्रेजुडिस इसलिए क्योंकि ये एक सेटलमेंट का तरीका था। एक तरफ ट्रेड मोनोपोली खत्म की जा रही है तो भारत में वो कमर्शियल एक्टिविटीज और लैंड होल्ड करने का काम और 20 साल के लिए कर सकते हैं, तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए कि कंपनी जो है वो आगे क्राउन के ऊपर इस चीज से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं उठा सकती। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्ट का। अब यहाँ पे कंपनी जो है उसे लगने लगा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी लगने लगा था, अंग्रेजों को लगने लगा था कि भारत जो है उसमें एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है और ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो कि इंडियंस को कुछ इस प्रकार से बदल दे कि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में काम करने लगे। नाउ द पॉइंट इज, इंडिया में कैसा एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। यहाँ पे इस एक्ट ने कहा कि भारत में कंपनी लगभग 1 लाख रुपए खर्च करेगी एजुकेशन सिस्टम पे, शिक्षा पर। लेकिन ये शिक्षा कैसी होगी? ये वेस्टर्न टच के साथ होगी या ओरिएंटल होगी, ट्रेडिशनल होगी, जैसे कि भारत में होती आई है। अब यहाँ पे इस एक्ट के अंडर 1813 में ये बात कह दी गई थी, लेकिन इसके ऊपर अगले 20 साल तक कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप्स थे।
एक तरफ ओरिएंटलिस्ट थे जो कि मानते थे कि इंडिया का जो भी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, और दूसरी तरफ थे एंग्लिसिस्ट जिनका मानना था कि भारत में ऐसा एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए जो कि इंडियंस को इस प्रकार से तैयार कर दे कि वो ब्रिटिशर्स पे ट्रस्ट करने लगे और ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में काम करने लगे। यानी कि यहाँ पर यूटिलिटेरियन अप्रोच को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या होती है? बेसिकली कुछ ऐसे स्टेप्स जब हम उठाते हैं, चीजों को ऐसे तोड़ते मरोड़ते हैं कि वो हम उस सिचुएशन को, उस चीज को हम यूटिलाइज कर सकें। तो वही चीज इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उन्हें पढ़े लिखे ऐसे भारतीय मिल जाएंगे जिनको वो अपने ऑफिसेज में खड़ा कर सकते हैं, दूसरे लॉयल इंडियंस मिल जाएंगे, और तीसरा अगर वो भारत में थोड़ा वेस्टर्न टच वाला एजुकेशन सिस्टम लाएंगे, वेस्टर्न कल्चर वाला एजुकेशन सिस्टम लाएंगे, तो उससे इंडियंस टोपी, सूट, ये सारी चीजें पहनना शुरू करेंगे और वो ब्रिटिश गुड्स को भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, यूज करना शुरू कर देंगे। इससे ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का जो सामान है उसको भी इंडियन मार्केट्स में अच्छे कस्टमर्स और अच्छी जगह मिलेगी। कोई भी एक्ट ऐसा नहीं था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की इंडिया पर, या ब्रिटिशर्स ने या कंपनी ने जितनी भी इंडियन टेरिटरीज को कंट्रोल किया है उस पर उनके राइट्स को डिफाइन करे, वो भी एक्सप्लिसिटली। लेकिन इस पर्टिकुलर चार्टर एक्ट में कुछ ऐसी बातें थी जिससे ये चीज डिफाइन हो गई, जैसे कि हम मद्रास की बात कर ले, बंगाल की बात कर ले या बॉम्बे काउंसिल की बात कर लें, इन तीनों ही जगहों पे जो भी लॉज बनाए जाएंगे उन लॉज को सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये काउंसिल्स जो हैं वो पूरी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन है, और इस चीज को यहाँ पे मेंशन करके एक्सप्लिसिटली ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो दबाव है, जो ओहदा है भारत में, उसको यहाँ दिखाया गया। इस एक्ट में एक और पॉइंट था जिसके तहत ये कहा गया कि कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज है उससे जो कमाई होती है उसे उसके सेपरेट रिकॉर्ड बनाना है, और इंडिया में जो भी लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट करते हैं, जो भी उन्होंने टेरिटरीज एक्वायर किए वहां से, उसका सेपरेट रिकॉर्ड बनाना है। तो ये रिकॉर्ड सेपरेट रहेंगे ताकि इनको सेपरेटली ही मैनेज किया जा सके। यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर जो है वो काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक प्रकार से यहाँ शोकेस करता है, दर्शाने की कोशिश करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो लॉज जो बनेंगे भारत में तीनों काउंसिल्स में, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जा रहे हैं, और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हैं वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई, वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ही हाथ में है। ये एक्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स जो इंडिया में थे उसकी मोनोपोली को तो खत्म कर ही रहा है, लेकिन अब से क्रिश्चियन मिशनरीज भी भारत में एंटर कर सकते हैं क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए। इससे बहुत सारे बदलाव आएंगे, बल्कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज होंगे, इनकी जो एक्टिविटीज होंगी वो भी आगे चलकर 1857 की क्रांति का एक कारण भी बनेंगी। उसे हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1813 का। इसमें हम बात कर रहे हैं एक्ट्स के बारे में जो कि ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे, और आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। इस पर्टिकुलर एक्ट में बहुत सारे चेंजेस आए, मतलब कंपनी अब तक जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शनिंग भारत में कर रही थी उसमें एक ठहराव आपको देखने को मिलेगा, यहाँ एक रुकावट आपको देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के चेंजेस आए। सबसे पहली चीज, यहाँ पे कंपनी जो है उसको 20 साल और दिए जा रहे हैं भारत में कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि 1853 तक कंपनी भारत में अपनी सत्ता जो, अपनी पावर जो है, अपनी पोजीशन जो है उसको बरकरार रखेगी। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट में कंपनी के जो चाय और चाइना के साथ ट्रेड में मोनोपोली बरकरार थी उसको खत्म कर दिया गया। अब क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है उसको अब क्राउन के बिहाफ पर सिर्फ भारत में पॉलिटिकल फंक्शनिंग को ही संभालना है, तो कंपनी को उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज जल्द से जल्द बंद करने को कह दिया गया। लेकिन यहाँ पे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको यहाँ पे ये गारंटी दी गई कि जब तक कंपनी के स्टॉक्स बिक नहीं जाते तब तक यहाँ पे 10.5% का जो 10.5% का जो डिविडेंड है वो उन्हें मिलता रहेगा। भारत में कंपनी फाइनेंसेस भी संभालती थी, लॉज भी बनाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालती थी, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट में फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन किया। कैसे? यहाँ पे आपको बंगाल का गवर्नर जनरल देखने को मिलेगा जो कि
कंपनी से जुड़े हुए जितनी भी मिलिट्री अफेयर्स हैं, जितने भी सिविल राइट्स हैं, उन सभी को डायरेक्टली कंट्रोल करेगा। ना कि सिर्फ ये, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, इनके जो भी गवर्नर्स हैं वो पूरी तरह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन आपको देखने को मिल रहे हैं। इवन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी नहीं रहेगा, वो बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स को लीड करने वाला है, वहां की जो टेरिटरीज है उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करने वाला है। जो भी रेवेन्यू भारत में कलेक्ट किया जाएगा ब्रिटिश पोजीशन के अंडर से, वो सारा गवर्नर जनरल के बिहाफ पर होगा। तो गवर्नर जनरल जो है वो फाइनेंसेस तो संभाल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो खर्चा होगा कंपनी की तरफ से अलग अलग चीजों को संभालने के लिए, जो एक्सपेंडिचर होगा, वो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ही होगा। अब यहाँ पे पहले क्या होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स होते थे। एंड यू विल फाइंड कुछ ऐसे भी स्टेट्स जैसे आगरा जिसके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। इन सभी के पास अपने अपने एरिया से जुड़ी हुई लॉ मेकिंग पावर्स थी। लेकिन ये जो 1833 का एक्ट था, इसके तहत बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स हैं उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स वापस ले ली गई, यानी कि लॉ मेकिंग पावर्स जो है उसको पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होगा वही यहाँ पर सेंटर में लॉ बनाएगा और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल पे एग्जीक्यूट करना है। अब हम ये भी जानते हैं कि एक प्रकार से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उसमें थे 3 मेंबर्स। लेकिन 1833 का जो एक्ट है वो बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना रहा है और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेकिंग पर्पस के लिए एक 4th मेंबर ऐड किया जा रहा है, जो कि सारी काउंसिल्स की मीटिंग्स को विजिट करेगा, वोटिंग पावर्स भी होल्ड करेगा, सिर्फ उन मामलों में जहां पर लॉज बनाने हैं। तो कौन था वो पहला 4th मेंबर जो लॉ मेकिंग या लॉ मेंबर के तौर पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन हुआ? वो था मैकले, बेम्बिंगटन मैकले। जब से धीरे धीरे करके क्राउन ने भारत पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया था, यूरोपियन इमाइग्रेशन वाज क्वाइट डिफिकल्ट, प्लस भारत में प्रॉपर्टी एक्वायर करना भी। लेकिन 1833 का एक्ट जब यहाँ पे कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म कर देता है, पूरी तरह से मोनोपोली उनसे छीन लेता है, तो इमाइग्रेशन भी आसान हुआ और इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर करना भी, उसके ऊपर जिस प्रकार की भी रोक टोक थी उसको हटा दिया गया। इवन इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल जो है उसके अंडर जो आपको 4th मेंबर देखने को मिल रहा है, जो कि लॉ मेकिंग का काम करेगा और उन एरियाज में यहाँ पे अपना प्रोफेशनली एडवाइस देने का काम करेगा, उसी के अंडर यहाँ एक लॉ कमीशन भी आ रही है। लॉ कमीशन का मकसद ये था कि इंडिया में जो भी लॉज होंगे उनको कैसे कोडिफाई किया जाए, कैसे उनको कंसोलिडेट किया जाए, कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। इस पर्टिकुलर एक्ट में एक और पॉइंट था कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो है उसको जॉब से, एम्प्लॉयमेंट से डिनाई नहीं किया जाएगा उसके रिलीजन, कास्ट, क्लास, जेंडर, बर्थ, इन सब चीजों के आधार पर। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर पॉइंट ये नहीं कहता दैट व्हाट इज द क्वालिफिकेशन विच इज नीडेड टू एक्वायर और टू गेट अ पर्टिकुलर जॉब, लेकिन ये बताता है कि किन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये है सेक्शन 87 ऑफ चार्टर एक्ट 1833। हालांकि अगर हम ग्राउंड लेवल पर इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बहुत लंबे समय तक, इस पॉइंट के आने के बाद भी बहुत लंबे समय तक आप देखेंगे कि एक तरीके से इंडियंस जो है उन्हें सर्विसेज से दूर रखा गया। इस पर्टिकुलर एक्ट में इसी पॉइंट के अंडर कहा गया था कि इंडियन सिविल सर्विसेज जो है उसमें इंडियंस को भी परमिशन दी जानी चाहिए कि वो एग्जाम दें और ब्यूरोक्रेट बने। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस चीज को पूरी तरह से डिनाई कर दिया। यानी कि पॉइंट तो था इस एक्ट में, लेकिन ये कभी भी ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा जो सरकार थी, जो कंपनी ही ऑब्वियसली चला रही थी, उनको ये कहा गया, उनको ये रिक्वेस्ट की गई कि जो भी भारत में स्लेव्स हैं या भारत से जो भी गिरिमिटिया मजदूर जो हैं वो दूसरे देश में जाकर स्लेव बन गए हैं, उनकी कंडीशन को सुधार करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, बल्कि यहाँ पे स्लेवरी को भी अबॉलिश कर दिया जाना चाहिए। आगे चलकर 1843 में फाइनली एक्ट नंबर 5 आया था जिसके वजह से स्लेवरी को अबॉलिश भी कर दिया गया था।
चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये एक्ट बहुत सारे नए बदलाव लेकर आने वाला है। और अब तक चार्टर एक्ट्स क्या करते आ रहे थे, हर बार ये बता रहे थे कि कंपनी और कितने सालों तक भारत में रहेगी, लेकिन ये चार्टर एक्ट कुछ अनोखा था। आइए देखते हैं इसके प्रोविजंस। इस एक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन उन्हें जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस समय किस प्रकार की सिचुएशन पैदा हो रही है जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट को पुश करने वाली है। तो उसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं आपको ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि एक तरीके से अब जो इंडिया में प्रेसिडेंसीज थी, वहां से ये डिमांड उठ रही थी कि ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है, एक तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको अब खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी चीजों में डिले हो जाता था, उनके बीच में बहस हो जाती थी और किसी पर्टिकुलर डिसीजन पर पहुंचने में समय लग जाता था। कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि अगर आपने ध्यान दिया हो, नोटिस किया हो, तो जो इंडिया का गवर्नर जनरल है वो बंगाल के गवर्नर के रूप में भी काम कर रहा है अभी तक, क्योंकि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन है ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से ही उठी है। तो बॉम्बे के गवर्नर अलग थे, मद्रास के गवर्नर अलग थे, लेकिन बंगाल के जो गवर्नर हैं वो इंडिया के गवर्नर जनरल जो होते थे वही बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। तो अब यहाँ पर ये मुद्दा भी उठने लगा कि इंडिया के गवर्नर जनरल अलग होने चाहिए, बंगाल के गवर्नर अलग होने चाहिए, एक ही आदमी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स की जो भारत में टेरिटरी थी उसमें भी एक एक्सपेंशन आया। ताजा ताजा अभी पंजाब और सिंध को कैप्चर किया गया था 1843 में, 1849 में। अब अगर ये नए नए एरियाज कैप्चर किए गए हैं, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में ऐड हुए हैं, तो यहाँ पर भी कुछ नए स्टेप्स उठने चाहिए। इनको प्रोविंसीज की तरफ से यूज करेंगे या फिर इनको प्रेसिडेंसीज की तरह यूज करेंगे, यहाँ पर किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन रहेगी ब्रिटिशर्स की, उसके ऊपर भी डिसीजंस लिए जाने थे। आपको याद होगा 1833 के एक्ट में कहा गया था कि बंगाल और मद्रास के गवर्नर्स जो हैं उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली जाएगी, लेकिन इसको जब इम्प्लीमेंट किया गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो ये भी एक डिमांड थी कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं उनको डिसेंट्रलाइज किया जाए, बल्कि ये भी एक डिमांड थी कि अब इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, उनका भी शेयर होना चाहिए, उनका भी से होना चाहिए एटलीस्ट इंडियन अफेयर्स में। इसकी डिमांड पार्लियामेंट में काफी गर्माती जा रही थी और यही सारे के सारे आइडियाज जो आप देख सकते हैं यही आगे चल के 1853 के एक्ट को पुश करेंगे। पीछे जो भी एक्ट आए आपने उसमें देखा कि कैसे वो चार्टर एक्ट्स बता रहे थे कि कितने और समय के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कमर्शियल एक्टिविटीज या फिर पॉलिटिकल फंक्शनिंग को कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था, बल्कि कहा यह गया कि कंपनी भारत में तब तक अपना सत्ता जो है उसको कंटिन्यू कर सकती है जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन चाहता है। एक्ट ये भी कहता था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी सैलरी जो है उसके ऊपर डिसीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी, लेकिन सैलरी देने का काम कौन करेगा? कंपनी। इस पर्टिकुलर एक्ट ने इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए इंडियंस के रास्ते भी खोल दिए। यहाँ पर मैकले के अंडर एक कमेटी भी आई जिसके तहत यहाँ पर अब ये तय किया जाएगा कि कैसे इंडियंस का एग्जाम लिया जाए इंडियन सिविल सर्विसेज में एज ब्यूरोक्रेट चुनाव करने के लिए, उनको चुनने के लिए। यही नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनके मेंबर्स की गिनती जहां 24 हुआ करती थी उसको 18 कर दिया गया, यानी कि कम। और 18 में से भी 6 मेंबर्स जो होंगे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ये एक्ट ये भी कहता है कि अगर यहाँ पे नए टेरिटरीज को कंपनी एक्वायर कर रही है या इस प्रकार की कोई स्थिति आ रही है तो कंपनी जो है उसके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये यहाँ पर नई प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसीज बना भी सकते हैं और जो न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी है उसको पुरानी प्रेसिडेंसी या प्रोविंस में ऐड भी कर सकते हैं। यही सारे डिसीजंस थे जिसके वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन को इंट्रोड्यूस किया गया। आपको बॉम्बे और मद्रास और बंगाल जो प्रेसिडेंसीज हैं उसके ऊपर गवर्नर्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी प्रोविंसीज भी थी जिनके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, जैसे कि आगरा और पंजाब।
ये पर्टिकुलर एक्ट बताता है, ये कहता है कि अब से जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डेडिकेटेड लॉ मेंबर्स भी होंगे जिनका काम लेजिस्लेशन का होगा, यानी लॉ मेकिंग का होगा। तो लगभग एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 लॉ मेंबर्स को ऐड किया गया। 6 में से 2 कौन होंगे? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड एनी अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो 4 मेंबर्स यहाँ पर बच गए वो कहाँ से आएंगे, कहाँ से नॉमिनेट होकर आएंगे? वो आएंगे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली बार यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेंटर तक पहुंच रही है। हालांकि लोकल वर्ड जब हम यूज करते हैं तो हमें लगता है कि इंडियंस होने चाहिए, तभी ये शब्द मायने रखेगा कि इंडियंस जो है वो जब सेंटर में जाए तब हम कह सकते हैं कि लोकल रिप्रेजेंटेशन है। बट एटलीस्ट अभी तक जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिसीजन लेता था, लॉ मेकिंग का काम करता था, उसमें प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसीज से किसी प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं जा रहे थे। तो ये पहली बार हो रहा है। इसीलिए 1853 के एक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नजर आती है। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल इंडिया अगर चाहे तो वो अपनी काउंसिल में 2 सिविल सर्वेंट्स को भी अपॉइंट कर सकता है। हालांकि ऐसा कभी नहीं हो पाया। वहीं अगर हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के काम करने की बात कहें तो वो बिल्कुल ब्रिटिश पार्लियामेंट की लाइंस पर ही चलता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो भी पॉलिसीज होंगी उनके ऊपर बहुत सा डिस्कशन होगा, डिबेट होगा और उसी के ऊपर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर लॉ मेंबर्स जो हैं उनके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ मेंबर्स के द्वारा बनाए गए लॉज जो है उनके ऊपर विटो पावर का यूज भी कर सकती है। इसी एक्ट के तहत आगे से लॉ बनाने वाले जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो सीक्रेटली काम नहीं करेंगे बल्कि वो जनता के बीच काम करेंगे। यानी जब भी लॉ मेकिंग का काम होता था तो वहां पर प्रॉपर जनता के बीच में उनका काम हुआ करता था। अब ये चीज सीक्रेट नहीं थी। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। ताजा 1857 की क्रांति हुई है और उसके बाद अंग्रेजों को लगता है कि नीतियों में कुछ बदलाव लाया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहलाता है। आइए देखते हैं कि 1857 की क्रांति से अंग्रेजों को ऐसा क्या झटका लगा कि वो इस एक्ट के जरिए पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही बदल कर रख देंगे। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस को समझने से पहले हमें यहाँ पर बात करनी होगी इलाहाबाद दरबार की। एक्चुअल में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के आने से पहले जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी कि जो ब्रिटेन की रानी थी, उन्होंने कुछ डिक्लेरेशंस किए थे और यही डिक्लेरेशंस आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में तब्दील होंगे। यानी कि एक लेटर आ रहा है ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत में। इस समय में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग और वो इलाहाबाद में दरबार लगा रहे हैं और इसी भरी दरबार में यहाँ पर उस लेटर को, उस अनाउंसमेंट को किया जाएगा। उस अनाउंसमेंट में आखिर क्या था? क्वींस डिक्लेरेशन में कहा गया कि मैं ब्रिटेन की रानी यहाँ वादा करती हूँ कि भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स जिनके ऊपर प्रिंस रूल करते हैं, राजा रूल करते हैं, मैं उनकी डिग्निटी, उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करूंगी। मेरे लिए भारत में कोई भी अंग्रेजों से कम नहीं है। किसी को भी भारत में, मतलब ब्रिटिश इंडिया में, रंग, रूप, रेस, क्लास, कास्ट, रिलीजन, इन सभी चीजों के आधार पर दबाया नहीं जाएगा। मेरे लिए अंग्रेज हो या फिर भारतीय, ब्रिटिश इंडिया में सब बराबर है। इस तरह के प्रोमिसेस के साथ क्वींस डिक्लेरेशन जो है वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में तब्दील हुआ। आइए देखते हैं इसके क्या प्रोविजंस थे। सबसे पहला बदलाव ये था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को भारत में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह भारत में आने वाली है ब्रिटिश क्राउन की सत्ता। ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में भारत आएगा। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या ब्रिटिश क्राउन खुद भारत चल के आएगा या फिर भारत में होगा ब्रिटिश क्राउन का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के नाम से रूल करेगा और सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाने का काम भी करेगा। इस चीज को सुलझाने के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और ब्रिटिश क्राउन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है?
ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही कोई एमपी है जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जा रहा है। यही नहीं, उसके पास 15 मेंबर्स की एक काउंसिल भी होगी। आखिरी डिसीजन सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही ले सकता है। 15 मेंबर्स की ये जो काउंसिल है ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगी। एक तरीके से ब्रिटिश यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप आता हुआ देख रहे हैं, ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इंडिया में जो भी चल रहा है वो सारी जानकारी ब्रिटिश क्राउन को देगा। बल्कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश क्राउन के प्रति पूरी तरह से अकाउंटेबल है। जब भी ब्रिटिश क्राउन को भारत के बारे में कुछ भी जानना होगा, जो भी हलचल हो रही है, उसका जवाब ब्रिटिश क्राउन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही देगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी ब्रिटिश क्राउन की तरह ब्रिटेन में ही रहता है अपनी 15 मेंबर्स की काउंसिल के साथ। वो भारत नहीं आने वाला। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके थ्रू मैसेजेस यहाँ पे लेकर आएगा, इसको भी हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो वो होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब यहाँ पे वाइसरॉय का काम करेगा, यानी कि वो इंडिया में ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, इसमें जो आप वाइसरॉय वर्ड देखते हैं, इससे लेकर काफी हद तक लर्नर्स जो है बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन खत्म हो गई और वाइसरॉय की पोजीशन आ गई। बट सच बात ये नहीं है। वाइसरॉय जैसा वर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में यूज ही नहीं किया गया था। इस शब्द को या इस पोजीशन को ऑफिशियली कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। बस बात इतनी सी थी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था, लेकिन अब वो ब्रिटिश क्राउन को भी रिप्रेजेंट करेगा और क्राउन को रिप्रेजेंट करने वाले को वाइसरॉय कहते थे। इसी वजह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे उसमें कई बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बल्कि वाइसरॉय के नाम से सिग्नेचर किया करता था, साइन किया करता था। और इसी वजह से ये वाइसरॉय, ये जो टाइटल था, ये जो पोस्ट थी, ये पॉपुलर हो गई। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहीं जा नहीं रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही वाइसरॉय भी कहलाता है। यानी एक ही व्यक्ति वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोनों की पोजीशन को संभालता है। तो अब हमें सीक्वेंस समझ आ रहा है, ब्रिटिश क्राउन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस चलेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपनी 15 मेंबर्स की काउंसिल के साथ ब्रिटेन में ही रहता है, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसरॉय भारत में रहता है। वाइसरॉय जो है वो सारी जानकारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जरिए ब्रिटिश क्राउन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा करेगी। यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी 15 मेंबर्स की जो काउंसिल थी उनको कलेक्टिवली इंडिया ऑफिस कहा जाता था। इंडिया ऑफिस के जितने भी मेंबर्स थे उन सभी की सैलरी इंडियन फंड्स में से, इंडियन रेवेन्यू में से ही कटा करती थी। इस एक्ट के तहत बहुत से कदम उठाए गए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके पास उसी तरह से जैसे पहले हुआ करती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वैसे ही होगी, जो कि उसको असिस्ट करने का काम करेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी जिसका इस्तेमाल डलहौसी ने किया था इंडिया के बहुत से स्टेट्स को कैप्चर करने के लिए, उसे अबॉलिश कर दिया गया। वहीं पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आया था, जिसके अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मिलके पॉलिटिकल फंक्शनिंग किया करते थे, उसे भी पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया। अब से सिर्फ एक ही अथॉरिटी है और वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ। जितने भी इंडियन स्टेट्स थे जिनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कैप्चर किया गया था उन्हें फ्री भी किया गया और ये भी कहा गया कि अब से इंडियन स्टेट्स जो होंगे उनको पूरी तरह से यहाँ पर रिस्पेक्ट दी जाएगी। पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन जो है उनकी डिग्निटी, उनकी पोजीशन की रिस्पेक्ट करेगा। ये सभी इंडियन स्टेट्स जो हैं ये अपनी सत्ता में बरकरार रहेंगे, इनके जो प्रिंस है वो अपनी सत्ता में बरकरार रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके बहुत ही ग्रेजुअल मैनर में इन इंडियन स्टेट्स को आगे आने वाले समय में ब्रिटिश क्राउन की सुजरेनिटी के अंडर ला दिया गया, यानी कि उनका सबऑर्डिनेट बना दिया गया और ब्रिटिश क्राउन पैरामाउंट पावर के साथ भारत में स्टैब्लिश हुआ। क्या ये एक्ट एक सब्सटेंशियल चेंज था? नहीं, ये एक फॉर्मल चेंज था। अगर इस एक्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हम इस एक्ट को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये एकदम से चेंज आ गया, एकदम से बदलाव आ गया, एकदम से कंपनी रूल को खत्म कर दिया गया। बल्कि सच बात तो ये थी कि बहुत पहले से ही चीजें दिखने लग गई थी कि कैसे ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपना रूल भारत में बढ़ाता जा रहा है और कंपनी का जो पावर थी उसको कम करते जा रहा है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ले लीजिए, जो वैसे तो कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, लेकिन वो मन में ये पूरी तरह से जानता था कि ही इज अकाउंटेबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऐसा थोड़ी है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऑर्डर्स इंडिया में लागू होंगे, वो तो बहुत पहले से ही होते आ रहे थे। बल्कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही सारी चीजों की शुरुआत हो गई थी।
और यही नहीं, 1813 और 1833 के एक्ट में तो ब्रिटिश क्राउन ने अपना जो पोजीशन था भारत में उसको एक्सप्लिसिटली भी डिक्लेयर कर दिया था। 1853 में तो ये तक कह दिया गया था 1853 के एक्ट में कि कंपनी जो है वो भारत में कंटिन्यू तो करेगी, लेकिन कब तक करेगी ये नहीं पता। ऐसा लग रहा है मानो कंपनी जो है उसकी सत्ता तो बहुत पहले ही भारत में मर चुकी थी, लेकिन उसकी चमड़ी को तब तक जिंदा रखा गया जब तक ब्रिटिश क्राउन ने चाहा, क्योंकि शायद ब्रिटिश क्राउन कंपनी की जो सत्ता है उसको बहुत ही स्पेशल तरीके से फेयरवेल देना चाहती थी। एक और चीज पर ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक आपने देखा कि भारत में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही सारी चीजों को संभाल रहे थे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इनकी वर्किंग में बहुत बार दखल अंदाजी भी किया करती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते थे, जो भी प्रोविजंस और पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट को हमेशा उसमें खामियां कमियां नजर आती ही थी और वो आवाज भी उठाते थे। ऐसा लग रहा था मानो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो भी भारत में एक्टिविटीज हो रही है उसको हर तरीके से पीछे खींचने की कोशिश की गई हो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ये सारी बातें क्यों हो रही थी? बात यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो मेंबर्स की तादाद बढ़ रही थी वो मेंबर्स मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट और फैक्ट्री ओनर्स थे, और उन्हें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हमेशा ही परेशानी थी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब तक भारत में काम करते रहे तब तक अड़चने ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से पैदा की गई। हर बार चेक्स एंड बैलेंस किया गया, हर बार हर चीज के ऊपर चेक्स लगाए गए कि ये सही है या नहीं। लेकिन जैसे ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन को हटा दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सिर्फ एक सिंगल पोजीशन आ गई, वहीं से ऐसा लगता है मानो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो इंटरेस्ट था भारत में और भारत के अफेयर्स में वो कम होता चला गया। ऐसा लग रहा था मानो ब्रिटिश पार्लियामेंट हमेशा से यही चाहता था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पूरी तरीके से कंपनी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के हैं वो पूरी तरीके से भारत से हट जाए। ऐसा लग रहा है जैसे ये अचीव कर लिया है, तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी प्रकार का हस्तक्षेप भारत के अफेयर्स में नहीं करेगा, और ये हुआ भी। एक तरीके से 1858 से ही आप आगे पढ़ेंगे भी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस जो है वो बहुत कम होता हुआ नजर आएगा। ये भी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर की जा सकती है। हमारा अगला एक्ट है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1857 की क्रांति भी हो गई, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भी हमने डिस्कस किया, लेकिन इस एक्ट ने एक चेंज नहीं लाया, और वो था इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में। हम ये तो देखते हैं कि एक प्रकार से कंपनी का रूल भारत में खत्म हो रहा है और एक तरीके से ब्रिटिश क्राउन ही इंडिया पर डायरेक्टली रूल करेगा वाया ऑब्वियसली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का चेंज 1858 के एक्ट में नहीं आया था। बहुत सारे ऐसे उस समय के स्कॉलर्स थे जो कि बार बार सरकार को यही राय दे रहे थे कि जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है और जिनके द्वारा रूल किया जा रहा है उनके बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना बहुत ही आवश्यक है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की मांग जो है वो बढ़ती जा रही थी। सर सईद अहमद खान का तो ये तक कहना था कि 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण ये भी था कि कहीं ना कहीं भारत के ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सत्ता थी उसमें किसी प्रकार का इंडियन रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं था। तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, यहाँ पर मैं तो अक्सर इसे एक चॉकलेट की तरह ही कहती हूँ कि जैसे बच्चे रोते हैं और उससे हम चॉकलेट देकर चुप कराने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटिशर्स के द्वारा जितने इंडियन काउंसिल एक्ट लाए गए हैं वो एक टॉफी या एक चॉकलेट की तरह थे, जिससे इंडियंस जो हैं उनकी बढ़ती डिमांड्स को दबाने की कोशिश की गई है। उन्हें ये समझाने की कोशिश की गई कि हम आपको भी, इंडियंस को भी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं जगह दे रहे हैं और सरकार अब समय के साथ रिप्रेजेंटेटिव और रिस्पॉन्सिबल बन रही है। देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो था उसमें किस प्रकार के चेंजेस आए और क्या वाकई में इस काउंसिल एक्ट के थ्रू किसी प्रकार की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तैयार हुई भी या नहीं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस को समझने के लिए हमें 1861 से पहले के सेटअप को समझना पड़ेगा। याद कीजिए हमारा चार्टर एक्ट 1853, जिसके तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स हुआ करते थे, जिनमें से एक मेंबर कमांडर इन चीफ था।
ये एक प्रकार का सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन 61 का जो एक्ट है उसके तहत यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक और मेंबर को ऐड किया जा रहा है, यानी कि अब आपको देखने को मिलेंगे लगभग 5 मेंबर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। पर इसी के साथ साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को काफी हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है उसके डिवोल्यूशन के राइट्स भी थे, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। यानी जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं उनको एक एक पोर्टफोलियो, एक एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा जिसके वो इंचार्ज होंगे, और उस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज, सारा काम संभालने का पूरी जिम्मेदारी उसी मिनिस्टर की होगी। कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स में जरूर इन डिपार्टमेंट्स के स्पोक्स पर्सन या इंचार्ज कहे जाने वाले ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये उन मैटर्स को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के सामने रख सकते हैं और उनसे राय भी ले सकते हैं। यानी एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्ट्री की तरह काम करते हुए आपको नजर आएंगे। पोर्टफोलियो सिस्टम में यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि होम, लॉ, मिलिट्री, रेवेन्यू, फाइनेंसेस। और इसी तरीके 1874 में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी आया, जिसके तहत 1874 तक आते आते वाइसरॉय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर्स हो गए। लेकिन 1853 के एक्ट के तहत तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 एडिशनल मेंबर्स को भी ऐड किया गया था लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए। उनके साथ किसी प्रकार का बदलाव क्या 1861 के एक्ट में आया है? बिल्कुल। यहां आप देखेंगे कि जो 6 मेंबर्स 1853 के एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किए गए थे, जिसमें से 4 मेंबर्स बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और आगरा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आते थे, और जो 2 थे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। ये जो 6 मेंबर्स हैं इनको यहाँ पर हटा दिया गया। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए 6 से 12 मेंबर्स होंगे। 6 से कम नहीं होने चाहिए और 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये 6 से 12 मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किए जाएंगे, ये 2 प्रकार के होंगे, ऑफिशियल भी और नॉन ऑफिशियल भी। ऑफिशियल मेंबर्स वो होते हैं जो पहले से ही ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो है उसमें किसी ना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं पहले से ही सर्विसेज दे रहे हैं। कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है या फिर कोई मिलिट्री का व्यक्ति, ऑफिसर हो सकता है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो होते हैं जो पहले से ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, कहीं पर भी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, डिप्यूटेड नहीं है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो एक तरीके से जो टोटल मेंबर्स होंगे यहाँ पर एडिशनल मेंबर्स, उसके आधे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि ऑफिशियल मेंबर्स की जो मेजॉरिटी है वो अभी भी एडिशनल मेंबर्स में ज्यादा ही होगी, मेजॉरिटी ही बरकरार आपको देखने को मिलेगी। नाउ द पॉइंट इज, क्या यहाँ पर इस एक्ट में किसी इंडियन को काउंसिल का पार्ट बनाने की बात कही गई थी? ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं, जो 6 से 12 मेंबर्स ऐड किए जाएंगे लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, ये सारे ही मेंबर्स यहाँ पर वाइसरॉय के द्वारा ही नॉमिनेट होकर आते हैं। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की कैटेगरी में आपको यहाँ इंडियंस देखने को मिल सकते हैं, वो इसका पार्ट भी बन सकते हैं। बल्कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया कैनिंग के द्वारा यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की कैटेगरी में राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इन्हें हिस्सा भी बनाया गया था। असल में 6 से 12 मेंबर्स जो एडिशनली यहाँ पर लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए ऐड किए गए हैं, वो बहुत सारी चीजों में काफी हद तक पावर्स होल्ड नहीं करते। जैसे वो बजट डिस्कस नहीं कर सकते, इवन एग्जीक्यूटिव्स जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं पोर्टफोलियो सिस्टम के अंडर, उनसे किसी प्रकार का सवाल जवाब भी नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर ये 6 से 12 मेंबर्स सिर्फ एडवाइजरी बॉडी की तरह है, ये सिर्फ एडवाइस देने का काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और वाइसरॉय पे पूरी तरह से ये निर्भर करता है कि वो इस एडवाइस को मानेंगे या नहीं। एक बार फिर से पीछे के कुछ एक्ट्स जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पर चलते हैं, जिसके तहत लेजिस्लेटिव पावर्स को सेंट्रलाइज कर दिया गया था। यानी कि बॉम्बे
और मद्रास जो है उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थी, उनके जो गवर्नर्स थे, उनसे लॉ मेकिंग पावर्स को छीन लिया गया था। लेकिन 1861 का जो एक्ट है, बॉम्बे और मद्रास की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको लॉ बनाने की जो पावर है वो वापस देते हुए नजर आया। हालांकि 1861 का एक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लॉ बनाने की पावर तो देता है, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स भी थे जिससे जुड़े हुए लॉज बनाने के लिए उन्हें पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती थी, यानी कि उनका कंसेंट अप्रूवल आवश्यक था। जैसे कि टेलीग्राफ, मिलिट्री, डिफेंस, इससे जुड़े हुए जो भी लॉज हैं वो यहाँ अप्रूवल से होते हुए ही गुजरेंगे। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इमरजेंसी की सिचुएशन में ऑर्डिनेंस पास करने की भी आज़ादी देता है, जिसके लिए उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल या एग्जीक्यूटिव्स जो है उनसे किसी प्रकार की सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा ये आपको यहाँ पर अगले 6 महीने तक वैलिड देखने को मिलेगा। उसके बाद ये ऑर्डिनेंस जो है ये इनवैलिड हो जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हमने 2 भारतीयों को भी देखा, सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला, इसी तरह से राजा ऑफ बनारस। लेकिन क्या वाकई में 1861 का जो एक्ट था वो यहाँ पर सरकार को रिप्रेजेंटेटिव बना पाया था? नहीं। यहाँ 1861 से 1892 के बीच ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जिससे बहुत हद तक ये क्लियर हो गया था कि गवर्नमेंट अब भी रिप्रेजेंटेटिव नेचर की नहीं थी। यहाँ पर जो 3 मेंबर्स नॉन ऑफिशियल्स के रूप में ऐड किए गए थे वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के ही चेले मालूम पड़ते थे, यानी कि उन्हीं को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे हर दिशा में, हर तरफ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसी बीच 1885 में कांग्रेस का गठन भी हुआ। कांग्रेस एक ऐसे एसोसिएशन के रूप में सामने आया जिसने यहाँ पर पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस एसोसिएशन के जरिए सरकार को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया, वहां तक पेटिशन के थ्रू पहुंचाना शुरू कर दिया। बल्कि कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने ही लोगों को यहाँ पर अवेयर किया उनके सिविल राइट्स के बारे में। कांग्रेस के ही वो नेता थे जिन्होंने बार बार ये कहा कि सरकार अभी भी रिप्रेजेंटेटिव नेचर की नहीं है। ये दौर है उस समय का जब लोग जो है वो शिक्षित हो रहे हैं और बहुत हद तक नेशनलिज्म की जो भावना है वो भी धीरे धीरे इन्हीं लोगों के बीच में डेवलप होती जा रही है। नेशन के प्रति जो प्यार है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की जो डिमांड है वो काफी हद तक गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें एक और काउंसिल एक्ट लाना पड़ा और ये था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। आइए देखते हैं इसके क्या प्रोविजंस थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेजिस्लेचर्स जो हैं उनकी गिनती को बढ़ा दिया गया। अब वो 10 से कम नहीं होने चाहिए और 16 से ज्यादा। यही नहीं, लेजिस्लेचर्स को यहाँ पर कुछ पावर भी दी गई। वो बजट डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन बजट पर वोटिंग होने पर वो वोट्स नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ पब्लिक मैटर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर वो एग्जीक्यूटिव से सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें एग्जीक्यूटिव्स को 6 दिन का नोटिस देना होगा। वहीं जब हम बात करते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज की तो आप देखेंगे कि पहले बॉम्बे और मद्रास में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, लेकिन इसी के साथ टाइम जैसे जैसे बीता बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को जोड़ा गया। यहाँ पर भी आप लेजिस्लेचर्स जो है उनकी गिनती को बढ़ते हुए देखेंगे। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में ये गिनती एक समान थी, ना 8 से कम होने चाहिए और ना ही 20 से ज़्यादा। वहीं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में 8 से कम नहीं होने चाहिए मेंबर्स और 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वैसे तो इस एक्ट में इलेक्शन शब्द जो है उसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो है उसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे उनके सिलेक्शन प्रोसीजर में इलेक्शन का इनडायरेक्टली इस्तेमाल किया गया था। हमने हमारे पिछले एक्ट में 1892 का जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन 1892 के एक्ट के बाद जो नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट आ रहा है वो है 1909 का। और कमाल की बात तो ये है कि इस बीच बहुत सी घटनाएं घटित हुई।
जैसे कि आप यहाँ पर कर्जन, जो कि इस समय आपको भारत के वाइसरॉय के रूप में नजर आएंगे, उनके द्वारा बंगाल पार्टीशन किया गया। बंगाल पार्टीशन के खिलाफ भारत में स्वदेशी मूवमेंट हुआ, बॉयकॉट मूवमेंट हुआ, बल्कि आपको एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो हैं वो भी यहाँ पर सामने आते हुए नजर आएंगे, जिनका कहना था कि कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स के द्वारा जिस प्रकार से सरकार जो है उसको हमेशा सपोर्ट दिया जा रहा है वो सही नहीं है। सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो हैं उनसे काम नहीं निकलवाया जा सकता, बल्कि अब हमें रोड पर उतरना होगा, अब हमें एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच को फॉलो करना होगा। ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनको तो ब्रिटिशर्स ने दबा दिया, ऑब्वियसली उनको जेल में डालकर, लेकिन कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स जो हैं उनका सपोर्ट अभी भी ब्रिटिशर्स को मिलता रहे, इस चीज को बरकरार करने के लिए एक और चॉकलेट ब्रिटिशर्स की तरफ से आ रही है, और वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ये स्वदेशी मूवमेंट जो चलाया जा रहा था उसको दबाकर लोकमान्य तिलक जैसे लीडर्स को अरेस्ट करने के बाद मॉडरेट्स जो हैं उनका सपोर्ट और ट्रस्ट ब्रिटिशर्स के प्रति बना रहे, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया। तो आइए देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के क्या प्रोविजंस थे। यहाँ पे हम एक तरीके से जो डिस्कशन करने वाले हैं उसमें कुछ चीजों पर हमें ध्यान देना होगा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करेंगे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी बात करेंगे। ऑब्वियसली ये एक इंडियन काउंसिल एक्ट है, तो काउंसिल्स में ही बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। तो सबसे पहले सेंटर की तरफ चलते हैं और सेंटर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक जो बात यहाँ पर देखी गई है वो ये है कि 1892 के मुकाबले जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें मेंबरशिप को बढ़ा दिया गया है, और अब आपको टोटल 69 जो मेंबर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इन 69 मेंबर्स में ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे। तो सेंटर में आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी बनी रहेगी। ऑफिशियल मेंबर्स में 9 मेंबर्स ऐसे होंगे जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कोई भी ऐसा मेंबर जो कि अपनी पोजीशन के वजह से दूसरी पोजीशन होल्ड करे, यानी बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन वो एक और पोजीशन होल्ड कर रहा हो। जैसे हमारे भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक तरीके से राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है इसीलिए बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोजीशन वो यहाँ पर राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं। एक तरीके से हम कहेंगे वो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। तो स्पीकर की जो पोजीशन उन्हें मिली है वो वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से मिली है। तो जब हम ऑफिशियल मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें जो 37 मेंबर्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं उसमें से 9 एक्स ऑफिशियो होंगे। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन से हैं? सबसे पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड ऑब्वियसली उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के रूप में लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट भी होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर बाकी के जो 28 मेंबर्स हैं उन्हें गवर्नर जनरल यानी वाइसरॉय ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। इसके बाद बारी आती है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की। आप देख सकते हैं कि इनकी मेजॉरिटी नहीं है, ये माइनॉरिटी में है, 32 मेंबर्स होंगे और वहीं ऑफिशियल मेंबर्स 37 है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में भी यहाँ पे 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड हैं और 27 ऐसे हैं जो कि इलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन ये इलेक्ट कैसे किए जाएंगे इसको भी आप प्रॉपर तरह से बांट सकते हो। जैसे कुछ मेंबर्स यहाँ पर जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू आएंगे। जनरल इलेक्टोरेट का मतलब हुआ जितनी भी प्रोविंसीज हैं उन प्रोविंसीज की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वहां से मेंबर्स चुनकर सेंट्रल लेजिस्लेचर में आएंगे। तो अगर मैं बात करूं बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंस की, तो ये ऐसी प्रोविंसीज हैं जिनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल से 2-2 मेंबर्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनेंगे, वहां से इलेक्ट होकर आएंगे। वहीं जब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोविंस असम, बिहार, उड़ीसा और बर्मा की, पंजाब की, यहाँ से एक एक मेंबर वहां की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से चुनकर आएगा। इसी तरह से जनरल इलेक्टोरेट के अलावा 12 मेंबर्स ऐसे भी होंगे जो कि क्लास इलेक्टोरेट के थ्रू आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। 1909 का जो ये पर्टिकुलर इंडियन काउंसिल एक्ट था ये एक्चुअल में यहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहलाता है। जॉन मॉर्ले उस समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और मिंटो साहब भारत के वाइसरॉय हैं, और इनके द्वारा यहाँ पे मुस्लिम्स के दिमाग में जो
चीज जो आइडिया फिट किया गया था कि मुस्लिम्स जो है उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग हैं और उन्हें कांग्रेस के अलावा अलग एसोसिएशन की आवश्यकता है जिसके थ्रू मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाया जा सकेगा। इसी को एक लेवल अप आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करते हुए ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट्स दिए और क्लास इलेक्टोरेट में यहाँ पर 6 ऐसे मेंबर्स होंगे जो कि मुस्लिम्स होंगे और वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आएंगे जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट्स मुस्लिम्स को मिले हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल इलेक्टोरेट एंड सेपरेट इलेक्टोरेट? द पॉइंट इज, जनरल इलेक्टोरेट में मान लीजिए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो किसी व्यक्ति के लिए या किसी कास्ट क्लास के व्यक्ति के लिए रिजर्व्ड है, तो हाँ उस सीट के ऊपर तो उसी क्लास का व्यक्ति बैठेगा, लेकिन वोटिंग के मामले में यहाँ पर उस रीजन में आने वाला हर व्यक्ति वोट दे सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक सीट है, ये मुस्लिम कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है, जितने भी यहाँ पर इस सीट के लिए इलेक्शन में उतरने वाले कैंडिडेट्स हैं वो सभी मुस्लिम्स होंगे, लेकिन जब वोट डालने की बारी आएगी, उन कैंडिडेट्स में से चुनाव होगा, तो वोटिंग में सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन वोट नहीं देगी, बल्कि हर व्यक्ति जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है वो वोट देने के लिए यहाँ पे राइट्स होल्ड करता है। ये जनरल इलेक्टोरेट में होता है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में न कि सिर्फ सीट जो है वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कास्ट या क्लास के लिए रिजर्व हो जाती है, बल्कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसी कास्ट क्लास के लोग जो हैं वो वोट देने का अधिकार रखते हैं। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट्स मुस्लिम्स को दिए गए थे और इलेक्टेड मेंबर्स जो 27 हैं उसमें से 6 मेंबर्स आपको मुस्लिम आते हुए देखने को मिलेंगे। इसी तरह से 6 मेंबर्स आपको लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमींदार्स की कम्युनिटी से आते हुए देखने को मिलते हैं। बाकी बंगाल और बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वहां से भी 2 मेंबर्स इलेक्ट होकर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो ये है सेंट्रल लेजिस्लेचर। वहीं जब हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जितनी भी रिस्पेक्टिव प्रोविंसीज हैं उन सभी में मेंबरशिप को बढ़ा दिया गया है। बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है उसमें मेंबरशिप को इंक्रीज नहीं किया गया था, वो वैसा ही रहा, लेकिन बाकी की जो प्रोविंसीज है उसमें मेंबर्स जो है वो बढ़ाए गए हैं। बॉम्बे में 47, मद्रास में भी 47 और यूनाइटेड प्रोविंस में भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 47 मेंबर्स होंगे। बंगाल में 52 होंगे, पंजाब में 25, बर्मा में 16, ईस्टर्न बंगाल और असम में 41 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात करूं, प्रोविंशियल असेंबली में जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो उसमें आपको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और ऑफिशियल मेंबर्स दोनों ही देखने को मिलेंगे। जहां ऑफिशियल मेंबर्स सभी यहाँ पर नॉमिनेटेड होंगे, वहीं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स दोनों देखने को मिलते हैं। अगर मैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बात करूं तो प्रोविंशियल लेवल पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो आपको मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगे, पर वहीं सेंटर में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स माइनॉरिटी में थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्टेड मेंबर्स की मेजॉरिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जरूर मेजॉरिटी में होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर मेजॉरिटी में नहीं होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं उन्हीं को मेजॉरिटी में रखा जाएगा। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑब्वियसली गवर्नर जनरल एंड रिस्पेक्टिव प्रोविंसीज के गवर्नर्स के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ये बात रही प्रोविंशियल और आपकी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें होने वाले बदलाव की। ऑब्वियसली मेंबर्स जो हैं उनको इंक्रीज किया गया है, उन्हें बढ़ाया गया है। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं, अगर मैं सेंटर में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें हमने लास्ट एक्ट में डिस्कस किया था कि 6 मेंबर्स होंगे, उनमें से एक भारतीय जो है वो भी होगा, यानी कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार एक भारतीय को ऐड किया जा रहा है और वो थे सत्येंद्र पी सिन्हा। रही बात पावर की, ये तो मेंबरशिप को बढ़ाना हुआ, लेकिन क्या लेजिस्लेचर्स जो है उनकी पावर को बढ़ाया गया था? क्योंकि पिछले एक्ट में हमने देखा कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो जा सकता है, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस लेजिस्लेचर्स एग्जीक्यूटिव से नहीं पूछ सकते थे। इसी तरह से बजट के ऊपर वोट नहीं कर सकते, बजट के रिगार्डिंग डिस्कशन जो है वो जरूर हो सकता है। यहाँ पर न कि सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे जो है उनमें मेंबर्स को बढ़ाया गया,
बल्कि उनकी पावर्स को भी इंक्रीज किया गया। आखिर कैसे? आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लेजिस्लेचर्स हैं अब रेजोल्यूशंस पास कर सकते हैं। कौन कौन से एरियाज में वो रेजोल्यूशंस पास कर सकते हैं? आप देख सकते हो, मान लीजिए लोकल गवर्नमेंट जो है उनको कुछ पैसा ग्रांट करना है, उसमें वो बढ़ाना चाहते हैं उस ग्रांट का अमाउंट, या फिर टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर रीजन में उसमें किसी प्रकार का ऑल्ट्रेशन वो करना चाहते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ रेजोल्यूशन लेजिस्लेचर्स पास कर सकते हैं। बट ये पूरी तरह से ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर ही निर्भर करेगा कि वो उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। रही बात यहाँ पर बजट के ऊपर प्रश्न पूछने की, वो जरूर बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर से, एंड वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है वो भी पूछ सकते हैं। रही बात वोट करने की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या बजट के ऊपर वोट करने की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे बजट पर जो वोटिंग होगी उसमें अब भी लेजिस्लेचर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन बजट के कुछ रिस्पेक्टिव एरियाज जो कि पब्लिक मैटर्स से कनेक्शन रखते हैं, वहां पर लेजिस्लेचर्स जो हैं उनकी राय बहुत ही अहम है और उससे जुड़े हुए एरियाज में वो वोट भी दे सकते थे। तो इस तरह से 1909 के एक्ट से मॉडरेट्स को खुश किया गया, ये दर्शाया गया कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में भारतीय जो है इंडियंस जो हैं उनको ऐड भी कर रहे हैं और एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है उसे तैयार भी कर रहे हैं। ये जो मूव था ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को भी दर्शाता है ब्रिटिशर्स की, जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट की राइट्स दिए। इस एक्ट के बाद यहाँ पे मॉडरेट्स जो हैं वो बहुत हद तक खुश हो गए थे और उन्होंने गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच वो अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको बहुत हद तक कम करते हुए नजर आते हैं। जनता जो है वो अब मॉडरेट्स की तरफ ज्यादा झुकाव नहीं रखती थी, उनके साथ अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रही थी और वो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ काफी हद तक इंक्लाइनेशन जो है वो रखने लगे थे। तो 1909 का जो ये एक्ट है ये काफी महत्वपूर्ण एक्ट है। ऑन पेपर तो बहुत सी पावर और रिप्रेजेंटेशन हमें नजर आ रही है, लेकिन हम क्लियरली ये भी जानते हैं कि ये जो पावर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नजर आ रही है ये इन प्रैक्टिस वैसी नहीं थी जैसी देखने को मिलती है। आगे जो हमारी नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें ऑब्वियसली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ जाते हुए रास्ते की, जिसमें हम 1919 के एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, अनअकैडमी प्लस जो है वो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेकर आया है, जिसके तहत आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो भी पूरे 50% डिस्काउंट पर। जो भी रिस्पेक्टिव प्राइजेस हैं अनअकैडमी प्लस के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के, वो यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑफर की मदद से जो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें आप 27 अप्रैल से शुरू होने वाले बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इन बैचेस में इंग्लिश, बाइलिंगुअल और हिंदी बैचेस सभी शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑफर है, लगभग 50% डिस्काउंट। आप में से बहुत सारे लर्नर्स ऐसे होंगे, एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो कि अब कॉलेज पूरा कर चुके होंगे या कॉलेज में एंटर होने वाले हैं। तो 50% डिस्काउंट पर सब्सक्रिप्शन लेकर आप कॉलेज के साथ अपने पेस में तैयारी कर सकते हैं, ताकि कॉलेज खत्म होने पर आप यहाँ पर एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें और इस ऑफर का इस्तेमाल करके रेफरल कोड ARTI1702 का यूज करके अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।